हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया और कह दिया भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 13 है, और इसमें अब हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं इस पर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो भाई इससे पहले हमने सबसे पहले इस चैप्टर में हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था, यानी इसके जितने भी फॉर्मुलेज हैं, जितने भी रूल रेगुलेशन फॉर्मुले बने कैसे हैं, कैसे अप्लाई किए जाते हैं, हर चीज को बिल्कुल डीपली उसमें पढ़ा था। ओके, उसके बाद हमने इसमें पढ़ रखा है कि भाई पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को पढ़ लिया। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन प्रश्नावली के थे या फिर उदाहरण के थे, सबको यहां पर कंप्लीट कर लिया है, डन। और उसके बाद हमने इसके एमसीक्यूज की सीरीज भी खत्म कर दी है और इसका एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन भी किया है। ओके, और उसके बाद अब फाइनली हम आ चुके हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पे, और देखते हैं भाई इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। चलो भाई देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहां पर भाई प्रश्न नंबर 1 है, और एक पहला प्रश्न क्या कहता है, तो भाई ये कहता है एक कमरे की लंबाई 16 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और ऊंचाई क्या है 3 मीटर है। यानी कि मैं इसमें घनाभ के आकार बना दूं मैं यहां पर, तो ये कुछ ऐसा है। भाई ये चीज हमारे पास घनाभ का आकार आ गया, जो कि क्या है, कमरा है। अब इस कमरे के बारे में इसने कहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 16 मीटर है। ठीक है भाई, ये लंबाई 16 मीटर है, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 9 मीटर है। तो भाई ये 9 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और ऊंचाई की बात करें तो ये भी 9 मीटर, सॉरी कितनी है, 3 मीटर ऊंचाई है। तो ये 3 मीटर ऊंचाई है। भाई ये चीज हो गया भाई, 16, 9 और 3, ये चीज हमें दे रखा है, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है इस कमरे में क्या क्या चीजें हैं, तो भाई इसमें दे रखा है, इसमें 2 दरवाजे और 3 खिड़कियां। देख लो भाई, 2 दरवाजे हैं और 3 खिड़कियां इसके अंदर है। ओके, चलो भाई अच्छी बात है, कमरे में होता है, आपके भी कमरे में होगा, खिड़कियां दरवाजे होते हैं। तो इसने क्या रखा है, इस कमरे के अंदर 2 दरवाजे हैं और 3 खिड़कियां हैं। चलो ठीक है। यदि प्रत्येक दरवाजे की विमा है, मतलब दरवाजे जो हैं वो इतने लंबे और इतने चौड़े हैं, यानी कि मैं बात करूं इसका जो दरवाजा है, कोई सा एक कहीं होगा दरवाजा, तो भाई इसका एक दरवाजा जो है वो कुछ इस तरीके का है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर है, ठीक है, और जो लंबाई है वो 2 मीटर है, ठीक है, ऐसा दरवाजा है। और खिड़की की बात करें तो खिड़की कुछ ऐसी है। खिड़की की क्या है, लंबाई 1.6 है और चौड़ाई कितनी है, ये है हमारे पास 75 सेंटीमीटर। ये 1.6 मीटर है, और भाई ये कितना है, तो 75 सेंटीमीटर है। अब देखो 75 सेंटीमीटर, जैसे कि मैं बताऊं 75 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर 100 से भाग करोगे तो ये मीटर में आ जाएगा, यानी 100 से भाग करते ही आ जाएगा 0.75 मीटर कह सकते हैं भाई। 100 से भाग करते ही 0.2 इधर आ जाएगा, यही होगा। तो यहां पर हमने लिखा, ये आ गया भाई 0.75 मीटर कि इसकी चौड़ाई लंबाई कुछ ऐसी दे रखी है, डन। चलो ठीक है। अब भाई इसने ये कहा है तो कमरे में की दीवारों को 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने का कुल व्यय कितना होगा। यानी अंदर हमें इसकी दीवारों को पेंट करवाना है, जिसमें कि 2 दरवाजे और 3 खिड़कियां थी। तो भाई दरवाजे खिड़की पे तो पेंट नहीं करेंगे ना भाई, दीवारों पर करना है, तो भाई दरवाजे खिड़की पर नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो हम इसके क्षेत्रफल को, इसके भी क्षेत्रफल कितने, 2 दरवाजे और 3 खिड़कियों के क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल में, इसके दीवारों के क्षेत्रफल में से घटाएंगे। अब देखो मुद्दा ये आता है दीवारों का क्षेत्रफल, भाई पेंट कहाँ कहाँ करा जा रहा था, तो भाई ये चारों दीवारों पे क्या था कि पर भी कर रहे थे, जमीन पे भी कर रहे थे, किस पे कर रहे थे, तो भाई ये मत सोचना कि चारों दीवार और छत पे भी करेंगे, क्योंकि इसने सिर्फ कहा है दीवारों पर, और दीवार में छत नहीं आती है, ठीक है। छत के लिए अलग से इसको बोलना पड़ेगा, तभी आप छत को इंक्लूड करोगे, अदरवाइज छत को नहीं लेना, सिर्फ दीवार का है, मतलब चारों दीवार की बात कर रहा है, डन। तो चारों दीवार का मतलब इसका हम निकालेंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी लेटरल सरफेस एरिया, उसको निकालेंगे। ओके चलो भाई इसको मैं सॉल्व करता हूं और देखते हैं इसमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पर भाई सबसे पहले हमने लिखा भाई कमरे की लंबाई, भाई यहां पर लिख दिया हमने कमरे की लंबाई। भाई कमरे की लंबाई की बात करें, यानी कि L है, जो कि हमें दे रखा है 16 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, कमरे की चौड़ाई जो है, कमरे की चौड़ाई जो है इसको हमने B मान लिया, और ये कितना दे रखा है, तो भाई ये 9 मीटर है।
ठीक है भाई। उसके बाद भाई कमरे की ऊंचाई जो है इसको h मान लिया और ये हमें दे रखा है भाई 3 मीटर दे रखा है। चलो भाई इतनी बातें हो गई है। ओके, अब यहां पर और क्या है, तो भाई इसमें हम बात करते हैं दरवाजा। तो दरवाजे की बात करते हैं। तो भाई दरवाजे की लंबाई, दरवाजे की लंबाई की बात करें तो इसको मैंने मान लिया क्या, L1 मान लिया, ठीक है। और ये हमें कितना देखा, तो दरवाजे की लंबाई है 2 मीटर, तो 2 मीटर लिखा। उसके बाद भाई दरवाजे की चौड़ाई जो है ये कितनी है, तो दरवाजे की चौड़ाई की बात करी जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास भाई, चौड़ाई क्या होगा, तो B होगा, इसका B1 हो जाएगा। और ये कितना है, तो ये हमें दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है भाई। इतनी बात हो गई है। और क्या है, तो भाई खिड़की भी है, तो खिड़की की बात करते हैं। यहां पर लिखा भाई खिड़की जो है, खिड़की की चौड़ाई जो है, तो चौड़ाई की बात करें, खिड़की की चौड़ाई कितनी, इतनी है, तो मैं इसको लिख देता हूं B2 लिख लेता हूं। और ये कितना है, तो भाई 100 से भाग किया तो 0.75 मीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अगला क्या है, तो खिड़की जो हमारे पास है, खिड़की की लंबाई जो है इसको हमने L2 मान लिया। और ये L2 कितना आएगा, तो भाई ये हमें दे रखा है 1.6 मीटर, तो ये भी आ गया। चलो भाई, यहां हमने सबकी साइड से लिख दिया है कौन किसकी साइड क्या है। ओके, अब यहां पर निकालेंगे क्या, सबसे पहले तो कमरे का लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल करेंगे। तो भाई यहां पर मैं लिख देता हूं भाई कमरे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और ये इसका फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला था 2 और साथ में H, L प्लस में B। भाई 2 था L प्लस B, ये 2H है और L प्लस B, यानी क्या है, LH और BH होता है, ठीक है। LB नहीं होता, याद रखना, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई होता है छत का और नीचे जमीन का, इसका क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई और चौड़ाई नहीं लेने, इसलिए LB नहीं होता। और यही फॉर्मूला आपने पढ़ भी रखा होगा और ये मैंने पहले बता भी रखा है। डन, चलो ठीक है। अब इसमें इसकी वैल्यूज को रखते हैं। वैल्यूज रखेंगे तो भाई किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रखा भाई तो H का मान, H कितना है, 3 मीटर है, तो भाई 2 गुने में 3 आ गया। और L कितना है, तो L है 16, तो भाई 16 लिखा। प्लस में B कितना है, तो भाई B है 9, तो 9 लिख दिया। और ये कितना आ गया, तो 3 दूनी 6 आ रहा है, और ये 16 और 9 25 आ रहे हैं, और 25 6 का 150 आ जाएगा। इतने मीटर स्क्वायर क्या है भाई, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दरवाजों के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो भाई यहां पर हम आ जाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे भाई 2 दरवाजों का क्षेत्रफल। भाई 2 दरवाजों के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भाई दरवाजों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दरवाजे कौन से हमारे भाई, ये भाई L1 और B1 है, लंबाई गुने चौड़ाई होती है। तो भाई इन 2 दरवाजों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुने में L1 गुने में B1 होगा, भाई यही होगा। अब भाई इसमें हमने देखा 2 तो ठीक है, L1 कितना है, तो L1 हमारे पास दे रखा है 2 और B1 दे रखा है 1.5, तो भाई ये 2 है और ये है 1.5, ठीक है। इतने मीटर स्क्वायर है। अब इसको 2 दूनी 4, 4 को इससे गुना करेंगे तो 6 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये 2 दरवाजों का क्षेत्रफल आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं खिड़की के बारे में। तो भाई खिड़कियां कितनी है, तो भाई खिड़की की बात करें तो 3 खिड़कियां हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे भाई 3 खिड़की का क्षेत्रफल, 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल। तो भाई कितना आएगा 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल, तो खिड़कियों की इसकी विमाएं कितनी थी, तो इसकी लंबाई जो थी भाई इसमें भी करेंगे 3 गुने में L2 और B2 आएगा, ठीक है। और भाई 3 तो ठीक है, L2 इसकी लंबाई कितनी थी, तो 1.6 था, और इसकी चौड़ाई कितनी थी भाई 0.75 था। भाई इसको हम गुना करेंगे और आंसर आएगा हमारे पास, तो कितना आ रहा है, तो 16 दूनी 32 बोलते 48 यानी 4.8 है। और गुने में भाई ये 0.75 है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, पर 0.75 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाता हूँ, भाई यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 100 आएगा। अब भाई 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी इसको हम 3/4 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब देखो इससे क्या होगा, क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से सॉल्व होगा। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई 4 को मैंने इससे काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 जाएगा, और 3 दूनी 6, मतलब कि आ रहा है 3 पॉइंट में 6 मीटर आ गया है,
ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर क्या है, 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल है। और हमें क्या करना, हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि भाई जो दीवारों पर जो पेंट किया गया है, तो दीवारों पर पेंट करने की हमें कुल मूल्य ज्ञात करना है कि कितनी कॉस्ट लगेगी दीवार पर पेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कितने क्षेत्रफल में पेंट करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे दीवार पर पेंट का क्षेत्रफल। तो भाई दीवार पर पेंट के क्षेत्रफल की बात की जाए तो पहले दीवार का क्षेत्रफल कितना निकला था, तो 150 मीटर स्क्वायर था। तो भाई 150 मीटर स्क्वायर में से हमें घटाना पड़ेगा क्या, तो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा भाई 2 दरवाजे यानी 6 मीटर स्क्वायर, और भाई 3 खिड़कियां मतलब -3.6 मीटर स्क्वायर। अब इसको जैसे ही मैं घटाऊंगा तो 3 6 3 9 मतलब कि आ रहा है 140.4 मीटर स्क्वायर। भाई इतना आ चुका है क्या, पेंट का क्षेत्रफल आ गया। डन। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था, क्या दे रखा था कि भाई एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50 रुपए। भाई 50 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर पेंट किया जा रहा है, तो इतना पेंट कितने में, इस रुपए में करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे भाई दीवार पर पेंट का कुल व्यय। भाई दीवार पर पेंट का कुल व्यय कितना होगा, तो कुल व्यय की मैं बात करूं तो भाई इसका कुल व्यय आएगा हमारे पास, तो भाई ये आ रहा है 140.4 गुने में 50 रुपए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर 50 रुपए का है, तो 140.4 मीटर स्क्वायर कितना होगा, तो भाई 50 से गुना करना पड़ेगा और इतने रुपीज आ रहे हैं। डन। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, तो 5 चौक 20, देखो जीरो खत्म होती 1 पॉइंट खत्म हो जाएगा, और सीधे ले लेता हूँ 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, और 5 0 2 आ जाएगा, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, और 5 कम 5 2 7 आ जाएगा, और इतना आ चुका है, ये इतने रुपीज है। यानी टोटल जो पैसा लग रहा है दीवारों को पेंट करने का वो इतना आ चुका है। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिख दो, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का है और कैसे इसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 में हम देख पा रहे हैं एक मैदान 70 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। ये हो गया भाई, एक मैदान जो है वो 70 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। मैदान के एक कोने में एक 10 मीटर चौड़ा 8 मीटर चौड़ा एक कोने में एक 10 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। ठीक है, अब ये कैसे खोदा गया है, तो यहाँ पर देखिए भाई, तो यहाँ की हम बात करें तो भाई एक समझ लो, एक बड़ा सा, एक मिनट, एक बड़ा सा ग्राउंड है हमारे पास, जिसमें इसने कहा है 70 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। इसके एक कोने में यहां पर ऐसे, ठीक है, ये क्या किया गया है, तो भाई एक कोने में 10 मीटर चौड़ा और 8 मीटर चौड़ा है, मतलब तात्पर्य ये है कि भाई ये मान लो ये 10 का हो गया और ये 8 का हो गया। ठीक है, इतना हो गया। और इसमें गड्ढा, कितना गड्ढा भाई, तो 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है, मतलब इस कोने में इतना गहरा गड्ढा खोद दिया गया है। डन। अब उसके बाद क्या गया है, और इसमें से निकाली गई मिट्टी को मैदान के शेष भाग पर समान रूप से फैला दिया गया है, मतलब इसमें से जो मिट्टी निकाली है ना, उसको पूरे ग्राउंड में फैला दी गई है। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है कि मैदान के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, यानी पूरे मैदान की ऊंचाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो भाई वो कैसे ज्ञात होगा, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। तो यहां पर भाई इसका मैंने हल लिखा, और उसके बाद सबसे पहले हम गड्ढे की बात करते हैं। तो गड्ढे की विमाएं जो है, तो मैंने लिखा भाई गड्ढा जो है, जो हमारे पास गड्ढा है, गड्ढे की लंबाई मैंने लिख दी, इसको ले लिया L, और ये हमने लिख दिया भाई 10 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है गड्ढे की चौड़ाई जो है, इसको ले लिया B, और ये हमारे पास कितना है, तो भाई 8 मीटर है। और उसके बाद गड्ढे की गहराई जो है, ये क्या होगी, तो ये इसकी ऊंचाई के हिसाब से मैंने यानी कि H ले सकते हैं, और ये दे रखा है भाई 5 मीटर। अब हम करेंगे भाई गड्ढे का आयतन कितना हो, तो गड्ढा आपका कैसा हो रहा है, तो एक घनाभ के आकार का हो रहा है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो भाई L गुने B गुने H। भाई घनाभ अगर है तो इसका आयतन तो भाई L भी H ही होगा। अब इसको मैंने गुना किया तो कितना आ रहा है ये, तो ये आ रहा है 10 गुने में 8 गुने में 5 मीटर क्यूब।
ठीक है, यानी कितना आ रहा है, तो 8 पंजे 40 यानी कि 400, भाई 400 मीटर क्यूब, इतना इसका आयतन आ गया। किसका आयतन भाई, गड्ढे का आयतन जो आ गया 400 मीटर क्यूब आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो इतने मिट्टी को उठाकर बाकी के क्षेत्रफल में क्या करा है, फैला दिया गया है। तो बाकी के क्षेत्रफल में फैलाने के लिए कितनी इसकी ऊंचाई बढ़ेगी। अब ऊंचाई कैसे बढ़ेगी, तो उसके लिए भाई पहले पता होना चाहिए बाकी का क्षेत्रफल कितना है। तो भाई हम यहां पर लिखेंगे शेष मैदान का क्षेत्रफल। तो शेष मैदान के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भाई इसका पूरा क्षेत्रफल, उसमें से इसको हटा दिया जाए, इसका क्षेत्रफल हटा दिया जाए, तब ये शेष बचेगा भाई, तभी बच पाएगा। तो हमने क्या लिखा भाई, 70 गुने में 40 माइनस में 8 गुने में 10, भाई इतने मीटर स्क्वायर शेष क्षेत्रफल होगा। भाई शेष क्षेत्रफल इतना ही होगा। तो भाई यहाँ पर भाई मैंने इसको सॉल्व किया तो 7 चौक 28 आ गया, और ये 2800 आ गया, और 8 दाएं 80 आ गया है। इसको जैसे ही हमने माइनस किया तो भाई कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 2720 मीटर स्क्वायर, भाई इतना आ रहा है। ओके भाई इतना आ गया। अब देखो क्या चीज करना है, हमें ज्ञात करना है ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई का क्या सीन है, अगर मिट्टी इसका उठाकर इस पर रखेगा तो इस पे पूरे लेयर के मिट्टी का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, यही होगा। तो हम यहां पर कहेंगे कि भाई ये जो मिट्टी का हमारा शेष मैदान का आयतन जो है, मैदान पर मिट्टी का आयतन बराबर क्या आएगा, तो गड्ढे के आयतन के बराबर होगा। भाई दोनों होगा। और जैसा कि मैंने आयतन के बारे में आपको पहले भी बता रखा है, इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में बता रखा है, और वन शॉट रिवीजन में भी बताया था कि भाई जो आयतन होता है उसका मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई, यानी कि इसके आधार का क्षेत्रफल जो कि ये आ रखा है, ठीक है, और साथ में ऊंचाई, यानी मैं कह सकता हूं क्या कि भाई 2720 गुने में ऊंचाई जो है बराबर होगा गड्ढे का आयतन जो कि है 400, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 400 मीटर क्यूब, ठीक है भैया। क्या अब यहां से मैं h का मान निकालता हूं तो कितना आएगा, तो 400 बटे में आएगा 2720 आ जाएगा, इतने मीटर आ जाएगा। डन, इतने मीटर आ जाएगा। अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो इसको अगर मैं 100 से गुना कर दूं, गुने में 100 करके ये सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि अभी ये छोटा लग रहा था, अभी थोड़ा सा आ गया है स्लाइड कि अब इसको काटा जा सकता है। अब भाई मैंने 0 से 0 काट दिया, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मिनट रखिए कि आगे, हाँ ये हमारे पास आ जाएगा भाई क्या, h बराबर में 4000, h बराबर में 4000 बटे में 272, ये इतना आ गया है। और भाई इतने क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। अब इसको हम काटना शुरू करते हैं। तो भाई कैसे कटेगा ये, तो 4 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 4 से ये आ गया 1000, और 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28 होता है, यानी कि 4 सत्ते 28 होता है, यानी 6 और 8 आ जाएगा, 68 आ जाएगा, ठीक है। 4 6 24 और 4 8 32, ये आ गया हमारे पास, तो 68 आ गया है। अब 68 की बात करें तो ये कुछ कट रहा है भाई 4 से, तो 4 से कटा जाए तो ये हमारे पास 4 से काटे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 से काटा तो ये आ जाएगा 250, ठीक है। यानी h का मान जो आ रहा है 250 बटे में 17 सेंटीमीटर है। और इसको अगर मैं भाग करता हूं तो कितना आएगा, तो भाई 250 को 17 से भाग किया तो 17 एकम 17 आ रहा है। चलो भाई इसमें से घटाया तो घटाते कितना आ रहा है, तो भाई ये आ जाएगा 8 और ऊपर से आ गया 0। अब क्या करें, तो 17 चौके कितना होता है, तो भाई 17 चौके 68, और 17 पंचे ज़्यादा हो जाएगा 85 हो जाएगा, तो 17 चौके 68 कर दिया, ये आ गया 12, और ऊपर से अब कुछ आ रहा है, तो अब तो कुछ नहीं आ रहा, पॉइंट लगाया और 0 आ गया। अब किस पर जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 17 सत्ते कितना होता है, तो 119, तो 17 सत्ते 119 पे आ गए। ये बच गया कितना भाई, 1 बचा है, तो भाई ये पॉइंट लगा 0, तो ये तो और लगभग इतना ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 0 के बाद आगे कुछ चलेगा। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये अप्रॉक्स कितना आ गया है, तो 14.7 सेंटीमीटर आ गया है। डन, तो ये इसका आंसर आ चुका है कि भाई यहाँ पर ये जो मिट्टी इसमें से निकाली गई थी, जो आपके पास मैदान था उसमें यहाँ गड्ढा खुदा, और यहाँ गड्ढे में से जो मिट्टी निकाल के सब जगह फैलाई गई, तो मिट्टी जो इस सब में फैलाई गई है तो उसकी जो ऊंचाई होगी मिट्टी की, तो वो कितनी होगी, तो वो ऊंचाई इसकी होगी 14.7 सेंटीमीटर ऊंचा पूरे मैदान में फैल जाएगा। डन, और वो मिट्टी खत्म हो जाएगी। ओके चलो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं।
चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दे रखा है भाई एक ऊपर के खुला लकड़ी का डिब्बा, एक लकड़ी का डब्बा है जो ऊपर से खुला हुआ है, जिसमें क्या रखा है भाई 80 सेंटीमीटर लंबा है, 65 सेंटीमीटर चौड़ा है और 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि प्रयोग की गई लकड़ी 2.5 सेंटीमीटर मोटी है तो निम्नलिखित में प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या कहा गया है, तो भाई यहां पर यह कहा गया है कि एक डिब्बा है हमारे पास ऐसा, ठीक है भाई, एक डिब्बा हमने बना दिया और इस डब्बे में क्या रखा है, ये ऊपर से खुला है, यानी ये ऊपर से खुल रखा है, ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। इसकी लंबाई जो है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई जो है वो 65 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसमें ये कहा गया है, इसमें जो लकड़ी, एक लकड़ी से बॉक्स बनाया गया, तो लकड़ी की जो मोटाई है, मान लो ये लकड़ी से यहाँ से बना रखा है, लकड़ी कुछ मोटी रही होगी, ठीक है, ये लकड़ी की बनी हुई है, तो इस लकड़ी की जो मोटाई है वो दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ये 2.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है भाई। अब इसने ये कह रखा है कि भाई डिब्बे की धारिता क्या होगी, मतलब डिब्बे का आयतन क्या होगा, ये हमें याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो भाई प्रयुक्त लकड़ी का आयतन कितना होगा, इसमें जो लकड़ी लगी हुई है उस लकड़ी का आयतन कितना है वो ज्ञात करना है। उसके बाद भाई डब्बे का वजन हमें ज्ञात करना है, तब जब उसके 100 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन 8 ग्राम है, उस अकॉर्डिंग इस डब्बे का वजन हमें ज्ञात करना है। ओके, चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। कैसे ये सॉल्व होगा, तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, और उसमें हम लिखेंगे यहां पर क्या, तो जो हमारे पास डिब्बा है, तो डिब्बे की बाहरी लंबाई जो है, इसकी जो बाहरी लंबाई है, बाहरी लंबाई से क्या तात्पर्य है, तो यहां पर क्या चीज है, ये जो लकड़ी कुछ ऐसे मोटी रही होगी, ठीक है। अब ये बाहर की लंबाई जो है वो 80 है भाई, यही चीज है। तो बाहर की लंबाई की बात करें, यानी मैंने कैपिटल एल ले लिया और ये दे रखा है भाई 80 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। सेम यहां पर डब्बे की बाहरी चौड़ाई जो है इसको मानेंगे बी, और ये हमें दे रखा है कितना, तो भाई ये दे रखा है 65 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद भाई डब्बे की बाहरी ऊंचाई जो है, ऊंचाई की बात करें भाई, ये क्या है, डब्बे की बाहरी ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई कितनी आएगी, तो भाई डब्बे की बाहरी ऊंचाई की बात की जाए, यानी एच की बात करेंगे, तो ये हमारे पास कितना है, तो ये आ गया है कितना है भाई, ये आ गया है हमारा 45 सेंटीमीटर, ये लिखा है, हाँ ठीक है भाई, ये चीज आ गया 45 सेंटीमीटर आ गई है, डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा गया है, तो भाई इसका आयतन जो है, इसका आयतन मतलब आयतन की बात करें तो इसमें आयतन क्या आ रहा है, तो भाई इसके अंदर वाली चीज जो है वो आयतन बुलाएगी भाई, अंदर अंदर जो विमाएं हैं वो आयतन बनाएगा, बाहर तो डब्बे का बाहर का स्ट्रक्चर है, डन। अंदर के आयतन के लिए भाई अंदर की लंबाई, अंदर की चौड़ाई, अंदर की ऊंचाई चाहिए होगी हमें, यही चीज चाहिए होगा। चलो भाई, तो यहां पर हमने पहले लिख दिया डब्बे के बाहर की बात कर दी है, ठीक है। अब बाहर के हिसाब से हम इसका आयतन निकाल लेते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे डिब्बे का कुल आयतन, जिसको मैंने V ले लिया, और ये क्या आएगा, तो ये आएगा L, B और H आएगा, और इसको हम गुना कर सकते हैं, कितना आएगा ये, तो भाई 80 गुने 65 गुने 45, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, डन भाई, ये इसका टोटल आयतन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं क्या, तो भाई डिब्बे की फिर से बात करते हैं, डिब्बे की आंतरिक लंबाई जो है, अंदर के लंबाई की बात करते हैं, डब्बे के अंदर की लंबाई की बात करते हैं, तो अंदर की लंबाई कितनी होगी, तो भाई लंबाई के अंदर की बात की जाए तो यहां पर हम इसमें लिख सकते हैं भाई स्मॉल l ले लिया, और देखो लंबाई की बात क्या है, देखो यहां पर ये 2.5 का था और ये 2.5 का था, मतलब दोनों की तरफ से लंबाई कम हो जा रही है, कितनी कम हो रही है, तो 2.5 इधर 2.5 इधर, मतलब 2.5 और 2.5 5 हो जाएगा भाई, 2.5 और 2.5 कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको मैंने जोड़ा 2.5 और 2.5, तो ये जोड़ोगे तो ये 5 आ जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पूरे में से ये 2.5 कम हो गया, मतलब 5 कम हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 80 माइनस में 5 यानी 75 सेंटीमीटर आ गया।
ये आ गई भाई अंदर की लंबाई, डन। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भाई डब्बे की आंतरिक चौड़ाई की बात करते हैं। तो चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी है, तो इसको मैंने लिख दिया b, और b में क्या चीज है, तो भाई चौड़ाई 65 थी, और 65 में इसमें भी क्या हो रहा है, तो भाई इधर इसके भी 2.5 सेंटीमीटर कट रहा है, इधर भी 2.5 सेंटीमीटर कट रहा है, ठीक है, दोनों तरफ कट रहा है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब 5 इसमें से भी गायब हो गया, तो 5 गायब हो गया तो कितना हो जाएगा भाई, तो हमने लिखा 65 माइनस में 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, तो भाई डब्बे की आंतरिक ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, जो कि स्मॉल h आ गया। अब भाई ऊंचाई में क्या होगा, तो ऊंचाई के अंदर क्या है, तो भाई यहां पर नीचे एक डब्बा जो है उसका ये लकड़ी 2.5 सेंटीमीटर का है, और ऊपर भी है क्या, तो भाई क्वेश्चन में कह रखा था क्या, तो क्वेश्चन में कह रखा था कि भाई ऊपर से खुली लकड़ी, खुला है मतलब ऊपर कोई भी लकड़ी नहीं है, यानी कि ऊपर का 2.5 नहीं घटेगा क्योंकि ऊपर कोई लकड़ी नहीं है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, इसकी ऊंचाई 45 थी तो उसमें से घटाएंगे 2.5। ओके, अब ये कितना आ गया, तो ये आ गया भाई 42.5 आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, चलो भाई, अब इसके बाद भाई इसका आयतन निकालेंगे, तो भाई यहां से हम लिख सकते हैं डिब्बे के अंदर का आयतन, डिब्बे का आंतरिक आयतन, जिसको मैंने ले लिया V1, और ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L, B और H आ जाएगा, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब यहां पर लिखेंगे भाई V1 के बराबर क्या है, LBH था हमारे पास, और L कितना है, तो L की हम बात करते हैं तो ये है भाई 75, और B है 60, और ये है 42.5, 75, 60 और 42.5, भाई ये V1 आयतन हमारा चल रहा है, ठीक है भाई, आ गया। ओके, क्वेश्चन में क्या कहा था, सबसे पहले कहा था डब्बे की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है, डब्बे की धारिता मतलब डब्बे के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है वो चीज, तो डब्बे के अंदर जो धारिता है वो यही तो निकल रहा है भाई, ये डिब्बे का आंतरिक आयतन, भाई उसके अंदर क्या भर सकते हैं वही चीज होगा, तो आंतरिक आयतन यही होगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है भाई, ये फर्स्ट पार्ट है जो कि हमने लिख दिया। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये आयतन इसका आ चुका है, डब्बे की धारिता ये आ चुकी है। अब उसके बाद आते हैं सेकंड वाले की, ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, तो कह रहा है प्रयुक्त लकड़ी का आयतन, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रयुक्त लकड़ी, अच्छा इसको सॉल्व भी तो कर देते हैं, पूरा सॉल्व करके मैं आंसर निकाल ही देता हूं, छोड़े क्यों भाई, नहीं छोड़ते हैं इसको। तो कितना हो, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 से 42, 43, 44, 45, ये आ गया भाई। अब उसके बाद क्या आएगा भाई, गुने में है 42.5 है, अब इसको भी मैं गुणा कर देता हूं, तो भाई 42.5 जो है उसको 45 से गुना किया तो भाई कितना होगा, तो भाई ये आ जाएगा 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1 आएगा, और 4 पंचे 20 और 1 21 आ गया, ठीक है भाई। 4 से करेंगे, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 1 9 10 का 0 हासिल 1 आएगा, और 4 चक 16 1 17 आ गया, और यहाँ पर 5 2 1 9 1 आ गया, यानी कि इसको जैसे ही मैंने गुना किया तो ये आ रहा है 1 9 1 2 5 आ रहा है, और यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट था और ये 2 0 भी थे, यानी कि हम इसमें 1 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये V1 आ गया इतने सेंटीमीटर क्यूब में, ओके, इतने सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन आ गया है जो कि डब्बे का है, डब्बे की धारिता आ चुकी है। ओके, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, तो भाई इसमें कहता है हमें कि प्रयुक्त लकड़ी का आयतन, तो यहां पर हमने लिख दिया भाई प्रयुक्त लकड़ी का आयतन, भाई जो प्रयुक्त लकड़ी का आयतन है वो हम देखते हैं। तो लकड़ी का आयतन की बात करें तो ये कितना आएगा, तो भाई एक चीज देखिए, अगर मैं कहूं बाहर का पूरा जो आयतन था उसमें से अंदर के आयतन को घटाओगे तभी तो ये चीजें बच जाएगी, लकड़ी बच जाएगी। भाई बाहर के आयतन में से अंदर के आयतन को घटा दोगे तो लकड़ी बच जाएगी, तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। भाई इसका जो आयतन आ रहा है जिसको मैंने V2 ले लिया है, और ये कैसे आएगा, तो भाई V माइनस में V1 आएगा। भाई V क्या था, ये संपूर्ण आयतन था, ये था, और उसमें से घटाया गया है क्या, तो भाई ये वाली चीज घटाई गई है। तो यहां पर मैं इसमें लिखता हूं, तो V कितना है, तो V हमारे पास है 80 65 और 45, भाई 80 65 और 45 है। माइनस में कितना है, तो 19,125, सॉरी एक जीरो और है, तो यानी कितना हो गया 1,91,000, सॉरी कितना है भाई
ये हमारे पास आ रहा है भाई 19,000 सॉरी 1,91,250, बिल्कुल ठीक, ये आ चुका है इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद क्या चीज आता है भाई, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको गुणा करना है, तभी हम घटाएंगे, तभी सेंटीमीटर क्यूब में प्रॉपर आंसर इसका लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भाई मैंने इसको गुणा किया तो कितना आ रहा है, 65 को 8 से गुणा करेंगे, तो भाई 8 को 65 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 6 48, 48 4 52, ये आ गया। और गुने में 45 है और माइनस में 191250 है, ठीक है भाई, ये आ गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब है। अब भाई इसको गुना किया तो भाई कितना होगा, तो 52 को 45 से गुना करेंगे तो भाई 45 को 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 25 और 26 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 आ गया, यानी ये आ गया 0, 8 से 14 का 4 हासिल 1 3 2, यानी 23 40 आ रहा है, और डबल 0 और है तो डबल 0 और लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें से घटाना है इसको, यानी ये लिखा 191250, इसको हम घटाते तो 0 में से 0 का 0 आ गया, ये 1 हासिल लिया, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और यहाँ पर 13 में से 9 गया तो 4 बचा, और ये कुछ नहीं बचा, यानी ये हमारे पास आ चुका है कितना भाई 42,750 सेंटीमीटर क्यूब। भाई इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है वो लकड़ी का आयतन है, कितना भाई 42,750 सेंटीमीटर क्यूब। डन, ये लकड़ी का आयतन आ गया। चलो भाई अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, अगला क्या कहता है, तो अगले में ये कह रहा है कि भाई डिब्बे का वजन हमें ज्ञात करना है, जब कह रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का है, तब उस अकॉर्डिंग डिब्बे का वजन हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, नेक्स्ट पर आता हूं, थर्ड पॉइंट, जो डिब्बा हमारे पास है, डिब्बे का वजन, भाई डिब्बे के वजन की बात हम करते हैं तो जैसा कि हमें दिख रहा है कितना है भाई इसका भाई कितना है 42,750 सेंटीमीटर क्यूब है इसका आयतन, 42,750 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का है, यानी कि मैं क्या करूंगा, इसको 8 से गुना करूंगा और 100 से भाग कर दूंगा, और इस अकॉर्डिंग आ जाएगा, ये पूरा रुपीस में आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब भाई इसको मैंने क्या किया, तो 100 0 से 0 काट दिया, और यहाँ पर इसको गुना कर देंगे, तो गुना करते ये रुपीस में कितना आ रहा है, तो भाई रुपीस में ये आ रहा है, 1 मिनट, रुपीस नहीं ग्राम में आ रहा है, भाई ये ग्राम में आ रहा है, 8 ग्राम था ना तो ग्राम में आएगा, रुपीस में क्यों आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 8 पंचे 40 करते हैं, तो 40 का 0 हासिल 4 आ गया, और 8 से तो 56, 56 4 कितना होगा, तो भाई 60 होगा, का 0 हासिल 6 हो गया। अब 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होगा, तो 16 और 6 22 होगा, और 22 का 2 आ गया, हासिल 2 आ गया, ठीक है भाई। 8 चौक 32, 32 और 2 कितना आ गया, 34 आ गया, ठीक है भाई। इसके बटे में कितना आ रहा है, तो भाई 10 आ रहा है, और ये 10 आते ही भाई कितना आ गया, इतने ग्राम चल रहा है भाई, 0 से 0 कट गया, और ये आ रहा है भाई 3,420 ग्राम, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि भाई अगर इसे 1000 से भाग किया जाए तो केजी में आ जाएगा, यानी ये 3 केजी आ रहा है और 420 ग्राम आ रहा है, भाई ये आ रहा है भाई 3 किलो 420 ग्राम, ये चीज़ आ रहा है, तो ये इसका आंसर आ चुका है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर ये आया है, मैं इसको शुरू से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, इसके बाहर का आयतन निकाला, ठीक है, फिर हमने इसके अंदर का आयतन निकाला, जो कि हमें पहले पार्ट में कहा था, तो भाई अंदर का आयतन निकाला इस तरीके से, ओके, और जो कि हमारा आंसर आ गया था कितना, ये आ गया था। उसके बाद हमें लकड़ी का आयतन निकालना था, उसके लिए हमने पूरे बाहर में से अंदर के आयतन को घटाया, तो भाई लकड़ी का आयतन आ गया, जो कि कितना है, तो भाई इसको घटा के हमने निकाला, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद फिर भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, भाई ये यहाँ पर डिब्बे का वजन भी आ गया। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम देखते हैं भाई। तो इसमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई, सब कुछ हमें ज्ञात करना है। यानी इसी एक क्वेश्चन में से बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें कंप्लीट होती है, यानी इसी के आधार पर बहुत से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो भाई इसने क्या क्या रखा है, पहले 20 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन की बात कर रहे हैं। तो घन की बात कर रहे हैं, तो भाई घन कैसा है, तो घन होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, उसे घन कहते हैं। भाई ये आ गया घन हमारे पास। अब इस घन की हम बात करते हैं तो इसकी भुजाएं हैं 20 सेंटीमीटर की, यानी ये लिखा 20 सेंटीमीटर और सारी भुजाएं 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं और इसके सारी चीजें निकालेंगे।
भाई हल लिखा, और यहां पर सबसे पहले घन की भुजा, भाई यहां पर हमने लिख दिया घन की भुजा, और इसको माना a, और ये a कितना दे रखा है, तो भाई 20 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। डन। सबसे पहले आते हैं घन का आयतन, तो भाई यहां पर लिखा हमने घन का आयतन। तो भाई घन का आयतन क्या होता है, तो घन के आयतन की बात करें जिसको मैंने v से डिनोट कर दिया, और ये आएगा भाई a का क्यूब। भाई a का क्यूब, भुजा का क्यूब, यही होता है घन का आयतन। डन। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होंगे। अब यहां पर देखा भाई a का क्यूब यानी 20 गुने 20 गुने 20 आएगा, और ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8,000 सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये इसका आयतन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट है भाई इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे यहां पर भाई क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये हमारे पास कितना आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं भाई 6a²। भाई कुल पृष्ठ मतलब भाई 6 के 6 इसमें सरफेस है, भुजाएं हैं, भुजाएं यानी कैसे सतह कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 और ऊपर नीचे 5 6, यही जैसे कि आपका कमरा है, कमरे में क्या है 1 2 3 4 और सामने 5 और पीछे 6, यही 6 होते हैं। तो ये 6 कमरे, तो हर एक का दीवार जो है वो वर्ग है, और वर्ग की भुजा a² होता है, तो 6 दीवार मतलब 6a²। डन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कितना आ रहा है, तो भाई 6 आ रहा है गुने में 20 गुने में 20 आ रहा है, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो भाई 2 दूनी 4 और 6 चक 24, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये चीज आ गया इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर इसको लिख सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LS लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको पूरा लिखेंगे वर्ग का LS है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको कुछ इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये कितना आ रहा है, तो ये होता है भाई पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है हमारे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवार, इसकी 4 दीवारों की बात करें, यानी ऊपर नीचे को छोड़ रहे हैं, यानी 2 इसके जो सरफेस है, सतह है, उनको छोड़ा जा रहा है। तो 4 की बात कर रहे हैं तो ये 4a² आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुने में 20 गुने में 20, और ये कितना होगा 2 3 4 चक 16, यानी इसको लिख सकते हैं 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये आ गया है हमारा, भाई 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है, जो कि वर्ग का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद फाइनली लास्ट में क्या आता है, तो तथा विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। विकर्ण का मतलब क्या भाई, कौन से विकर्ण है इसके अंदर, तो विकर्ण की बात की जाए तो ये बिंदु और ये बिंदु, जो सबसे बड़ी विकर्ण जो होती है उसी को देखेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, भाई इसकी लंबाई हमें याद करनी है यहाँ से यहाँ तक, यानी कमरे की बात करें तो इस कोने से उस कोने का, ठीक है। भाई ये पूरी जो लंबाई सबसे मैक्सिमम लंबाई होती है वो हमें ज्ञात करना है, तो वो कितनी होगी, तो उसको मैंने लिखा है यहाँ पर भाई। तो भाई विकर्ण की, भाई वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण, या फिर वर्ग का विकर्ण लिखो तो बस। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है √3a होता है, और a कितना है, तो भाई 20 है, तो यानी हम लिख सकते हैं 20√3 मीटर सेंटीमीटर। भाई ये आ गया है विकर्ण की लंबाई, जो कि आंसर आ चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो कि इसमें हमने सभी चीजें देख ली। भाई क्या हमारे इस वर्ग के अनुसार जो भी क्वेश्चंस में फॉर्मूले लगते हैं वो सारे फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में देख लिया। कौन कौन सा, तो पहले हमने आयतन देखा, फिर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद फिर विकर्ण की लंबाई। डन। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक गोदाम की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। भाई इसने क्या दे रखा है कि भाई गोदाम की लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है। चलो भाई, और दे रखा है तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, और उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो 3 मीटर है। ठीक है भाई, यदि चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल जो है वो 108 सेंटीमीटर 108 मीटर स्क्वायर है। 4 दीवारों की बात की जाए तो कितना होता है, तो 2h और साथ में होता है l+b होता है। भाई ये होता है, ये हमें दे रखा है कितना, 108 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। तो गोदाम में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, और हवा का आयतन मतलब भाई तीनों भुजाओं को गुना करना पड़ेगा, यानी कि LBH हमें ये ज्ञात करना है। भाई ये आसान भाषा में मैंने लिख दिया। ओके, कि भाई लंबाई इसके चौड़ाई के दोगुना है, ऊंचाई इतनी है, और इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, और आयतन हमें ज्ञात करना है। डन। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करने में सबसे पहले लिखा है यहाँ पर हल,
और इस हल के अंदर हम आते हैं भाई पहले गोदाम की ऊंचाई जो है, जो हमें दे रखा है, गोदाम की ऊंचाई जो है ये हमें दे रखा है 3 मीटर। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या है भाई और साथ में दे रखा है भाई गोदाम की जो चौड़ाई है और लंबाई है। गोदाम की लंबाई जो है, इसको ऊंचाई को मैं h मान लेता हूं पहले तो ये h आ जाएगा जो कि 3 मीटर है, और गोदाम की लंबाई जो है इसको L मान लिया। ठीक है, ये हमें पहले ज्ञात करना है। उसके बाद क्या है, गोदाम की चौड़ाई जो है इसको B मान लिया, ये भी हमें ज्ञात करना है। और जैसा कि क्वेश्चन में था तो हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं L बराबर में 2B आएगा। ठीक है भाई, ये हम इसका यूज करेंगे। ओके, और क्या दे रखा है, तो इसमें प्रश्न के अनुसार हमें दे रखा है इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, ये हमें दे रखा है 108 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, तो ये होता है हमारे पास 2h और L प्लस B होता है, और ये कितना है हमारे पास, तो ये है 108 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब क्या करेंगे, इस L का मान उठाकर यहां रखेंगे और H का मान भी उठाकर यहां पर रख देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, तो भाई इसको लिखा भाई 2h कितना है 3, L का मान 2B है ये लिख दिया, और प्लस में B है बराबर में 108, और 108 मीटर स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास यहां हो चुकी है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारी चीजें मैं यहाँ लिखवा चुका हूँ, यानी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझाने के लिए आपको बता दिया था। डन। अब यहाँ पर देखिए भाई, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 तिया 6 आ रहा है भाई, यहाँ 6 लिख दिया, और फिर ब्रैकेट में क्या है 2B और B कितना होगा 3B होगा, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, ये आ गया 3B आ गया है। ठीक है, और बराबर में 108 है। यहां से B की बात की जाए तो इसको 6 तिया 18 को इसके नीचे भेजेंगे तो 108 बटे में 18 आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर आ गया। और भाई इसमें देखते हैं भाई कितने पर ये आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है 18 छिक्का कितना होता है, 18 छिक्का 108 होता है, यानी B का मान कितना हो गया 6 मीटर आ गया भाई, ये 6 मीटर आ गया। डन भाई, B का मान 6 मीटर आ चुका है, यानी इसकी चौड़ाई 6 मीटर है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा था। L बराबर 2B था, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, या फिर समीकरण 1 में B का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो भाई L को मैं लिख सकता हूं बराबर 2 गुने में B यानी 6, यानी इसको लिख दिया 12 मीटर आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया, और H हमें पता है कितना, H 3 है, L हमारा 12 आ गया, B हमारा 6 आ गया। डन। अब हमें निकालना है गोदाम का आयतन, तो हम सीधे लिखेंगे गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन। तो गोदाम के आयतन की बात हम करते हैं तो ये कितना आएगा, तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास L गुने B गुने H हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, L गुने B गुने H हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, L गुने B गुने H हो गया। और इसको लिखा तो L कितना है, तो L है 12, B है 6, और H कितना है 3, इतने मीटर क्यूब आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब इसको देखते हैं, 12 6 72, 72 को 3 से गुना करेंगे तो भाई 3 दूनी 6 आएगा, और भाई 7 या 21 आएगा, 216 मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया है किसका, तो ये गोदाम का आयतन आ गया है, जो कि क्या है, गोदाम में हवा का आयतन, और वही ये निकल चुका है 216 मीटर क्यूब। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि भाई जो लंबाई है चौड़ाई का 2 गुना है, तो लंबाई जो है वो 12 है, चौड़ाई B है, तो इसका 2 गुना है, और इसके अनुसार हम ये आयतन ज्ञात कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न नंबर 6, और छठे क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो एक गांव की जनसंख्या जो है वो 4000 है, भाई 4000 लोग एक किसी गांव में रहते हैं, चलो अच्छी बात है। अब क्या रखा है, तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है एक दिन में 150 लीटर पानी यूज करता है। ऐसा नहीं कि पी जाता है, भाई पी थोड़ी जाएगा 150 लीटर, भाई 150 लीटर का मतलब है नहाना धोना खाना पीना जो भी है सब कुछ मिला जुला के 150 लीटर एवरेज जो है वो माना गया है भाई एक इंसान का जो है खर्चा है एक दिन का। ठीक है भाई। अब इसने कहा है गांव में एक टंकी है जो कि कैसी है, गांव में एक इस माप की टंकी है, यानी कि घनाभ के आकार की है। यानी मैं एक टंकी बनाता हूं यहां पे, ये कुछ इस प्रकार की टंकी यहां पर बना दी मैंने,
और इस टंकी की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 20 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है, ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। भाई ये चीज हो गया, भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज दे दी है, डन। अब इसमें कहा गया इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब इसने बोला इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, यानी कि इस गांव को अगर इस टंकी में पानी भर के दे दिया जाए तो कितने दिन तक ये टंकी का पानी वो गांव वाले चलाएंगे। अब भाई क्या बताया है, एक आदमी 150 लीटर यूज करता है और टोटल है 4000 आदमी, यानी हम पहले निकालेंगे भाई एक दिन में पूरा गाँव कितना पानी पीता है, उसके बाद भाई निकालेंगे क्या इसमें हमारे पास पानी कितना है, ठीक है। और पानी जितना है और एक दिन में जितना पानी यूज किया था उसको हम डिवाइड कर देंगे और अपने आप निकल जाएगा कितने दिन में यूज होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, सबसे पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं, यानी हमारे पास पानी कितना है पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा भाई क्या, टंकी जो है, टंकी की लंबाई, भाई टंकी की लंबाई यानी कि L माना जो कि है कितना 20 मीटर है। उसके बाद है टंकी की चौड़ाई जो है, इसको भाई क्या माना B मान लिया, और ये हमें दे रखा है 15 मीटर। और टंकी की ऊंचाई जो है इसको माना H, और ये कितना है तो 6 मीटर है। भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये कितना आ रहा है, लंबाई 20 है, चौड़ाई 15 है और ऊंचाई कितनी है तो 6 मीटर है, डन। अब भाई इसमें हम देखेंगे भाई टंकी का आयतन के बारे में देखते हैं। तो आयतन के बारे में देखते हैं तो भाई क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है टंकी का आयतन, तो भाई टंकी के आयतन की हम बात करते हैं, जो कि इसका मैंने V लिख लिया है, वॉल्यूम जो है जो कि होता है LBH होता है, डन। अब इसका आयतन जैसे मैं निकालूंगा तो भाई कैसे निकलेगा, भाई कैसे क्या निकल रहा है, V बराबर हो जाएगा L है हमारे पास 20 गुने में 15 गुने में 6, यानी 15 दूनी 30 और 6 18, यानी 1800 मीटर क्यूब। भाई यहाँ पर कर दिया हमने 1800 मीटर क्यूब, ये आयतन आ गया है टंकी का। ओके, अब इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। लीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, तो भाई एक चीज हमें ये पता होना चाहिए, भाई 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है भाई। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है, उसको हम लिख सकते हैं कितना, तो ये आ गया भाई 1800 और गुने में 1000 आएगा। भाई इतने लीटर पानी तो है हमारे पास, कितना भाई इतने लीटर पानी है, डन। अब इसका यूज करना है तो अभी सबसे पहले हम निकालते हैं एक दिन में 4000 लोग कितना पानी यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा भाई एक आदमी, क्या लिखा था भाई, एक व्यक्ति लिख लेते हैं भाई, एक व्यक्ति एक दिन में, इसको मैंने जस्ट बताने के लिए आपको बताया था, ठीक है, एक दिन में पानी का उपयोग कितना कर रहा है भाई, तो ये 150 लीटर कर रहा है, इतने लीटर कर रहे हैं। अब हम वही बात करते हैं 4000 व्यक्ति जो कि गांव में हैं, तो ये व्यक्ति एक दिन में कितने पानी का उपयोग करेंगे, तो ये आएगा भाई 4000 गुने में भाई 150 लीटर आएगा, ठीक है भाई, ये चीज आ गया, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैंने लिख लिया है भाई, ये V2 लिख लिया है भाई, ये V2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई, V जो हमारा आया है इसको अगर V2 नहीं V1 करते हैं ना, V1 तो है ही नहीं ना, V1 ही ले लेते हैं भाई। V को V1 को V से भाग कर देते हैं, यानी कि एक दिन में इतना पानी यूज हो रहा है, टोटल पानी हमारे पास इतना है, कितने दिन चलेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे भाई इसमें जैसा कि लिखा हुआ है इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त है। तो टंकी का पानी गांव के लिए पर्याप्त दिन, ये कितना हो तो भाई V बटे में V1 आएगा, और V कितना है हमारे पास, तो V हमारे पास है भाई 1800 गुने में 1000 और बटे में आ रहा है कितना, तो भाई 4000 गुने में 150, भाई ये चीज आ गया। अब इसको हम काटते हैं भाई, कैसे कटेगा, तो यहां काटने की बात करते हैं, तो भाई 3 0 से 3 0 कट गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, और 15 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15 को 12 पर कट जाएगा, तो यहां से हमने काटा तो ये 12 पर कट गया।
और 4 तिया 12 यानी कि हम यहां से देख पा रहे हैं 3 दिन। ये इसका आंसर हो गया, 3 दिन बिल्कुल करेक्ट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपको आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई वो किस टाइप का, कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करते हैं। ओके चलो भाई। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 7 और इसमें क्या कह रहा है, तो भाई ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं भाई क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है भाई एक कमरे की लंबाई उसके चौड़ाई से 1/2 गुना है, 1.5 गुना है। ठीक है, यानी ये कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुना है। तो भाई क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास है भाई कमरे की लंबाई हमने मानी और ये चौड़ाई मानी, और लंबाई है जो चौड़ाई का 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 1/2 भाई ये होता है। और इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या होता है, 2 एकम 2 और 1 3 होता है, 3/2 लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं लंबाई जो है चौड़ाई का 1.5 गुना है, यानी इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब इसके बाद कहा है कमरे में फर्श पर 13 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कालीन बिछवाने का व्यय जो है वो 702 रुपए है। अब भाई कमरे के अंदर जो नीचे होता है, नीचे कालीन बिछवानी है, उसका खर्चा आ रहा है 702 रुपए। और किस हिसाब से आ रहा है, तो हिसाब उसका ये है कि 13 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वो 702 रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है भाई क्या, दीवारों पर 7 रुपए की दर से पेपर लगाने का व्यय। मतलब अब देखो क्या है, नीचे तो कालीन बिछा दी, उसका 702 रुपए लग गया। अब उसके बाद भाई दीवारें जो है, यानी चारों दीवारें हैं, चारों दीवारों पर क्या करा गया है, तो चारों दीवारों पर पेपर लगवाने का व्यय 1204 रुपए है। किस हिसाब से, तो 7 रुपए के हिसाब से, मतलब 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम देख रहे हैं भाई 1204 रुपए लग रहे हैं। यदि एक दरवाजे और 2 खिड़कियां, यानी कि उस कमरे के अंदर एक दरवाजे और 2 खिड़की है और उनका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 8 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। डन, चलो भाई ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये होगा। यहां पर तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर हल। ठीक है भाई, अब इसके अंदर क्या है, कमरे की लंबाई है, तो पहले मैंने लिखा कमरे की लंबाई। भाई माना कमरे की लंबाई, भाई माना कमरे की लंबाई जिसे कि हमने L कहा है, और ये L कितना है, तो भाई अच्छा इसको तो माना है ना, तो मान लिया, तो मतलब ये सिर्फ L मान लिया है। ठीक है भाई, अब उसके बाद भाई कमरे की चौड़ाई जो है, चौड़ाई है, इसको B मान लिया, और कमरे की ऊंचाई जो है, भाई कमरे की ऊंचाई जो है इसे मान लेंगे कितना, तो भाई ये H मान लिया। भाई ये तीनों चीजें हो गई, हमें कुछ भी नहीं पता, ना लंबाई पता, ना चौड़ाई पता, ना ऊंचाई पता, कुछ नहीं पता। ओके चलो भाई, अब उसके बाद भाई हमें फाइनली क्या निकालना है, तो इस कमरे की विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही निकालनी है। अब जैसा कि इसने कह रखा था भाई लंबाई जो है वो 1/2 है, मैं सॉरी 1.5 गुना है चौड़ाई के, यही कह रखा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं कि लंबाई जो है वो 3/2 है चौड़ाई के। भाई ये प्रश्न में कहा था वो हमने लिख दिया। डन, और उसके साथ साथ क्या कह रखा है कि भाई फर्श का, जो फर्श की मैं बात करूं तो फर्श किस हिसाब से बनता है, तो जैसे कि मैंने ये कमरा बनाया यहाँ पे, ठीक है भाई, ये कमरा यहां पर है, और कमरे में क्या है, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। भाई क्या हो रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीज आ रही है। डन, ठीक है। अब भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो है, अब इसने कहा है कमरे के फर्श पर 13 रुपए मीटर के स्क्वायर की दर से कालीन बिछवाना है। फर्श कहां पर बिछेगी, तो फर्श की मैं बात करूं यहां पर, तो भाई ये वाला फर्श का एरिया है, भाई इस पर कालीन बिछवानी, ये तो फर्श है, नीचे जमीन का यही होगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो लंबाई गुने में चौड़ाई, ऐसे निकलेगा। तो भाई वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके बाद अब क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 13 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 13 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, भाई इसकी दर से क्या कह रहे हैं भाई, फर्श पर कालीन का कुल व्यय,
कितना आ रहा है, तो भाई रुपीज है 702 रुपये। भाई इतना खर्चा आ रहा है भाई, फर्श पर कालीन का कुल व्यय जो है 702 रुपये हो रहा है। अब देखो किस हिसाब से कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे होता है ये। तो भाई अगर आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 13 रुपये का है, तो भाई जितने मीटर स्क्वायर का होगा ये, उसको अगर 13 से गुना करेंगे तब इतना आएगा, ये होगा। तो यानी हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई फर्श का क्षेत्रफल, मैं इसी को लिख सकता हूं मैं, फर्श का क्षेत्रफल गुने में क्या है 13 रुपये, बराबर में रुपीज 702 आएगा। देखो क्या होता अगर मान लो कि फर्श का क्षेत्रफल 100 रुपये होता, 100 मीटर स्क्वायर होता, अगर फर्श का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर होता, तो हम क्या करते, तो भाई 13 रुपये के हिसाब से 100 को 13 से गुना करते, 1300 रुपये उसका चार्ज आ जाता, यही होता। तो वैसे ही अभी हमें ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, जिससे सिर्फ 702 रुपये आया है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फर्श गुने में 13 रुपये, फर्श का क्षेत्रफल गुने में 13 रुपये बराबर 702 आ रहा है, डन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई फर्श का क्षेत्रफल जो है, अब देखो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होती है, यही होता है। तो हम इसके क्षेत्रफल को लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर में 702 बटे में 13 आएगा, भैया आएगा 702 बटे में 13। अब क्या 13 के पहाड़े में यार है, 13 चौके 64, 13 के पहाड़े में 13 दिन 26 दिन, 13 चौके 52, 13 पंचे 65 होता है, ठीक है। तो 13 पंचे 65 आ रहा है, तो यानी मैंने इसको काटा तो 13 पंचे 65 आ गया, ठीक है भाई। बचा 5 और 13 चौके 52 आ रहा है, तो भाई ये 4 बच गया। यानी कि अब हम देख पा रहे हैं लंबाई गुने चौड़ाई जो है ये आ गया है 54 और मीटर स्क्वायर। भाई लंबाई गुने चौड़ाई जो है वो 54 मीटर स्क्वायर है, यानी कि इसके फर्श का क्षेत्रफल जो आ गया वो 54 मीटर स्क्वायर आ गया, डन। चलो ठीक है, एक देखो फर्स्ट समीकरण ये है, सेकंड हमने यहां पर ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस लंबाई को उठाकर यहां पर रखेंगे और भाई चौड़ाई का मान भी निकलेगा। तो यहां पर देखते हैं भाई यहां पर हमने लिखा समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कर सकते हैं, तो भाई यहां से हमने लंबाई की वैल्यू उठाकर यहां पर रख देंगे। लंबाई का मान क्या है 3/2 बी, उसको उठा के यहां पर रखेंगे। तो यहां पर मैंने रखा 3/2 बी गुने में बी बराबर में 54 है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बी का स्क्वायर आ गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 54 गुने में 2 आएगा और बटे में 3 आएगा। भाई ये चीज आ गया। अब 3 से क्या काट रहे थे, तो भाई बिल्कुल काट देते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, ठीक है भाई। और ये आ गया 18 दूनी 36 बराबर में बी का स्क्वायर आ गया, और बी का मान क्या आएगा, तो √36 आएगा। और इसे कह सकते हैं भाई बी का मान आ गया 6 और इतने मीटर, यानी कि कमरे की जो चौड़ाई है वो 6 मीटर आ चुकी है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इस बी के मान को उठाकर क्या मैं यहां रख सकता हूं, तो भाई ए भी एल भी आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे भाई, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई बी के मान को समीकरण 1 में रखोगे तो 1 में रखने पर एल बराबर में कितना आ रहा है, तो एल बराबर में आ गया 3/2 गुने में बी आ रहा है, ठीक है भाई। बी का मान कितना है 6 है, तो 6 लिख दिया। अब इससे इसको काटा तो 3 कट गया, और एल का मान कितना आ गया, तो 3 × 9 मीटर आ गया है। यानी लंबाई है 9 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर, इतनी बात तो आ चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हमें ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, और उसके लिए क्या होगा, तो यहां देखिए भाई इसने क्या कहा है कि दीवारों का जो क्षेत्रफल है 7 रुपए की दर से 1204 रुपए लग रहा है। अब दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो भाई ये होता है हमारे पास 2L, और हो जाता है हमारे पास B प्लस में H आता है, L प्लस B, सॉरी ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, H होता है, L प्लस में B होता है, ये होता है हमारे पास, डन। भाई क्या होता है, LH होता है और BH होता है, ये चीजें होती है, और डबल के साथ है, ये हमारा फॉर्मूला था, ओके। अब भाई ये तो दीवारों का क्षेत्रफल है, लेकिन दीवारों पर पेपर का कुल व्यय कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए पहले इसके अंदर से खिड़कियों को माइनस करना पड़ेगा। यानी कौन कौन सी खिड़की थी, 2 खिड़कियां और 1 दरवाजे हैं, इनका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर है, इसको घटाना पड़ेगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं,
कि भाई कमरे के, इसको सीधे, कमरे के दीवारों पर पेपर लगाने का क्षेत्रफल, तो ये कितना आएगा? तो ये जैसे कि ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको क्षेत्रफल को मैंने a मान लिया है और ये कितना आ रहा है? तो 2HL + b तो है, लेकिन इसमें से माइनस करना पड़ेगा 8। भाई 8 माइनस करोगे तब जाके आंसर आएगा, क्योंकि हमें पता है 8 क्या है। तो 8 जो है आपके दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं, इनका क्षेत्रफल है। और दरवाजे और खिड़कियों पर पेपर नहीं लगाना, तो भाई यही आएगा इसका। डन। अब भाई क्या है? तो कमरे के दीवारों पर जो लिखा हुआ था हमारे पास, कहाँ लिखा हुआ है? दीवारों पर 7 रुपए पेपर लगाने का व्यय। अच्छा, पेपर लगाने के व्यय के अनुसार था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई कमरे पर दीवारों पर पेपर का कुल व्यय, भाई कुल व्यय कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है भाई 1204 रुपए। भाई यही है भाई, कमरे के दीवारों का, यहां पर लिखा हुआ है कमरे के दीवारों पर 7 रुपए की दर से पेपर लगवाने का कुल व्यय जो है वो 1204 रुपए है। डन, ठीक है। अब देखो कुल व्यय का वही सीन, जितना आपका क्षेत्रफल होगा 7 रुपए के हिसाब से उसको गुना करेंगे और अपने आप ही आएगा। यानी क्षेत्रफल हमें ये दे रखा है, यानी मैं इसको लिखता हूं, ये आएगा a गुने में 7 रुपए के हिसाब से, तभी जाकर आ रहा है 1204 रुपए। भाई ये आएगा। भाई ए क्या है? क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में आपको पेपर लगाना है। और 1 मीटर स्क्वायर का पेपर कितने रुपए का है? 7 रुपए का है। तो भाई एक को हम टोटल क्षेत्रफल से गुना करेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट, मतलब कुल मूल्य जो है वह, कुल व्यय जो है वह आएगा। डन। अब यहां से मैं ए को ज्ञात करूंगा तो कितना आएगा? तो ये 7 नीचे भाग होगा, यानी 1204/7 आ रहा है। डन। अब इस ए की बात करें, ए कितना था? तो ये था हमारे पास। और इसके अंदर भाई क्या क्या चीज मैंने लिख दिया? 2H है और ये L + b है, और बराबर में 7 से अगर मैं इसको भाग करता हूं तो कितना आएगा ये? तो ये आ जाएगा भाई 7 एकम 7 आ जाएगा, और बचा 5 और 7 7 49 और 7 दूनी 14, यानी 172 आ गया। डन। अच्छा, इसमें से -8 भी था और बराबर में 172 है। भाई जो ए है वो -8 के साथ है। डन। अब देखिए एल और बी का मान तो हमें पता है 6 और 9 है, यही है। इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर भाई 2H रखा हमने, और ये रखा 6, सॉरी ये रखा 9, और ये रखा 6, और ये 8 उस साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब देखो क्या चीज हो रहा है यहाँ पर, 9 और 6 कितना होता है? तो भाई 15 को ले जाकर उस साइड भाग कर देंगे। तो भाई मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं। यहां पर हमारे पास है 2H, और यहां पर गुने में 15 आ गया, बराबर में 180 आ गया। ठीक है भाई, 15 दूनी 30, 30 को उधर लेके जाएंगे तो H का मान कितना आ गया? तो 180/30 आ गया, और 30 × 60 होता है, यानी कि H का मान कितना हो गया? 6 मीटर आ गया। यानी हम यहां पर फाइनली लिख सकते हैं कमरे की लंबाई, यानी कि L जो है वो हमारे पास है 9 मीटर। उसके बाद भाई कमरे की चौड़ाई जो है, यानी B, ये हमारे पास है 6 मीटर। और उसके बाद भाई कमरे की ऊंचाई जो है ये कितनी है? तो ये भी हमारी 6 मीटर है, और यही हमें ज्ञात करना था। भाई यही हमें ज्ञात करना था, और यहाँ पर यह आंसर कंप्लीट होता है। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद फाइनली फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके। और आपने देखा भाई कितने बेहतरीन, भाई बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्यों बेहतरीन? क्योंकि इन क्वेश्चनों में सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में फंसा देते हैं, और आप वहां पर बोलते हो सर ये नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन नहीं किए, वैसे क्वेश्चन नहीं किए। तो भाई यहाँ ये सब करने के बाद फिर अब नहीं कहोगे कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि हर एक तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर करवाए जा रहे हैं कि भाई आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। वहां क्वेश्चन देखते ही आपको हो भाई ये भी आता है, वो भी आता है, और वो भी आता है। ओके। तो भाई आपको आ जाए मजा, और भाई साथ में बने रहोगे, हर क्वेश्चंस देख रहे हो, सारी वीडियोस देख रहे हो, लगातार रेगुलर और पंक्चुअल बन रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। डन। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त।
समाप्त होता है, जो कि आज के सेशन में हमने 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, इसके सेकंड पार्ट में, उसमें भी देखेंगे भाई कुछ और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। डन, तो साथ में बने रहिएगा, नेक्स्ट क्लास भी जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। डन, तो फिर उसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और यहां वेबसाइट पर आप अपने पूरे कोर्स को बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसको आप अपने मोबाइल पर भी चला सकते हैं, यानी मोबाइल में आपके सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन का ऐप भी अवेलेबल है, जो कि आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें पूरे कोर्सेज को बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से देख सकते हो। और वो कैसे, तो यहां पर आप जैसे ही आप इस वेबसाइट के अंदर आओगे या फिर इस ऐप के अंदर आओगे, तो यहां पर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि इस तरह के कोर्सेज सारे आपको अवेलेबल दिख जाएंगे, जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जैसे सीबीएसई पे आप देख पा रहे हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई से अर्थात ये है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी आपके बोर्ड है सारे के सारे यहां पर अवेलेबल है। डन, चलो भाई, उसके बाद भाई एनटीएससी यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहां पर करवाई जाती है, जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई और नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस चलती है। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश भी है, फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेआईबी, सीआईबी, इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम भी यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो भाई इनमें से किसी भी कोर्सेज पर जब आप क्लिक करोगे इस वेबसाइट के अंदर, तो उस कोर्स से रिलेटेड पूरा कोर्स आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों को 9वीं कक्षा में हिंदी मीडियम में, तो आप सेलेक्ट करेंगे सीबीएसई हिंदी मीडियम, और उसके बाद उसके अंदर आप अपनी कक्षा को सेलेक्ट करेंगे, भाई 9वीं कक्षा में हो, और उसके बाद अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते ही उसके अंदर पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और कोर्स मतलब उसके अंदर कितने टाइप के वीडियोस हैं, जैसे कि किसी भी एक चैप्टर में, जैसे मैथमेटिक्स की बात की जाए, तो यहां पर सबसे पहले आपको मिलता है पूरे चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवाया गया है। उसके बाद आपको मिलता है पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें उसके प्रश्नावली और उदाहरण सभी को कंप्लीट करवाया गया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं, उसके बाद आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, सैम्पल पेपर मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो भाई साथ में बने रहिए, आखिर तक बने रहिए, पूरा कोर्स देखते रहिए, हर चीज बिल्कुल रेगुलर फॉर्म में और कहा जाए सिस्टमैटिक और अरेंज फॉर्म में आपको मिलता है। डन, तो बस आपको क्या करना है, आपको बस पढ़ना है। यहाँ पर हर चीज़ें बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको मिल रही है, और इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। हर चीज़ बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशन है, यानी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डन, और आप चाहते सब्जेक्ट के नोट्स को डाउनलोड करना, आप चाहते हो बुक्स को डाउनलोड करना, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर आप क्या कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर एक फॉर्म फिलअप कर देना, जिससे भी मैग्नेट ब्रेन की टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और वो आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि भाई किस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे, और इससे आपके सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। डन, चलो भाई ठीक है। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में या फिर आपके जान पहचान में कोई भी इनमें से किसी भी कक्षाओं में पढ़ते हैं या कोई भी कोर्स स्टडी कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। और फाइनली कहना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।